दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोर संबंध कैसे बनाते हैं? आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। दोस्तों, मोर सनातन काल से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब काली घटाएं छा जाती है तो मोर अपना सुनहरी पंख फैलाकर नाचता है। मानो ऐसा लगता है जैसे हीरों की झड़ी शाही पोशाक पहन रखी हो। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने भी इसे सर का ताज जैसी पंखुड़ियां लगाई है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को चकोटी का स्थान दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आपको मालूम है कि इसका वाकया महाकवि कालिदास कबीर दास जी ने अपने महाकाव्य में एक दूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी ऊंचा दर्जा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस शानदार पक्षी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि मोर सबसे पहले भारत, श्रीलंका और उसके आसपास के देशों में पाए गए, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेज पूरी दुनिया में ले गए। आज मोर की मुख्य रूप से दो प्रजातियां पाई जाती है। नीला मोर भारत, नेपाल और श्रीलंका में, हरा मोर जापान, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका के वर्षा वनों में भी पिकांको मोर मिलते हैं। वैसे दोस्तों, मोर को दुनिया का सबसे ज्यादा सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। अपने सिर पर मुकुट के समान कल्कि और रंग बिरंगे इंद्रधनुष की तरह सुंदरता तथा लंबी पूंछ से जाना जाता है कि आंख के नीचे सफेद रंग, चमकीली लंबी गर्दन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। बारिश के मौसम में बादलों से भरे काले आकाश के नीचे जब ये अपने पंख शानदार तरीके से फैलाकर नृत्य करता है तो कई मोरनियों के दिलों पर राज करता है। मोर के इन्हीं गुणों के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। दोस्तों, मोर भारत के साथ साथ श्रीलंका में म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत देश के कई जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। वैसे मोर एक बड़े आकार का पक्षी है, जिसकी शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। एक नर मोर का वजन 4 से 6 किलो तक हो सकता है, वहीं मादा मोर 4 किलो तक भारी हो सकती है। नर मोर के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं और ये वसंत ऋतु में अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। इनके सिर पर कल्कि भी बनी होती है। मोर एक वन्य पक्षी है और ज्यादातर खुले जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, जंगल में मोर का औसतन जीवन काल 20 साल तक माना जाता है, क्योंकि जंगल में शिकारियों और कठोर मौसम के कारण मोरों का जीवन काल संकट में रहता है। चिड़ियाघर या सुरक्षित स्थानों में रहने वाले मोरों का जीवन काल लगभग 5 साल माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोर 1963 से भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि 4.9 फीट बड़े पंखों के साथ मोर धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। मोर की प्रमुख 3 प्रजातियां पाई जाती है: भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी है, लेकिन आज उन्हें आप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती है। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तभी वो खूबसूरत दिखने लगते हैं। मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वो खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। वो ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां से वो पौधों और पेड़ों तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वर्धावन और तमिलनाडु में ज्यादा पाए जाते हैं। मोर दुनिया भर में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है। नर मोर की लंबाई उनकी पूंछ सहित लगभग 5.5 फीट होती है, जिसमें उसकी पूंछ उनकी लंबाई की तकरीबन 60% होती है। ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो आमतौर पर मोर 2 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन जब वो अपने पंख फैलाते हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। दोस्तों, एक वयस्क मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम का होता है, जबकि मोरनी नर मोर से काफी छोटी होती है, तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। इस अंग्रेजी में ब्लू पी फाउल पिकॉक भी कहते हैं और संस्कृत में मयूर कहते हैं। मयूर परिवार में मोर नर कहते हैं और मादा को मोरनी कहते हैं। इसमें मोर आकार में अधिक बड़े और आकर्षक होते हैं।
इनका शरीर चमकदार और नीले रंग का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन रंग का होता है। उनके पास मोर के समान आकर्षक पूंछ नहीं होती। दोस्तों, मोर के लंबे लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होती है, जिस पर नीले लाल सुनहरी रंग की आंख की तरह चंद्राकार निशान होते हैं। ये अपनी पूंछ धनुष आकार में ऊपर की ओर फैलाकर नाचते हैं। दोस्तों, नाचते समय पैरों के मेहरा पर ये निशान बहुत ही अधिक मनमोहक लगता है। बारिश होने से पहले नर मोर का नाचना आरंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोरों को बारिश का पूरा आभास हो जाता है और वो खुशी में नृत्य करते हैं। मोर कई बार मोरनी के साथ रोमांटिक नृत्य भी करते हैं। ऐसा माना जाता है मोरनियां मोर के आकार, रंग व पूंछ की सुंदरता से बड़े आकर्षित होती है। मोर को गर्मी और प्यास बहुत सताती है, इसलिए नदी के किनारे के क्षेत्रों में रहना उनको भाता है। मोर बहुविवाही है, एक समय में 6 मोरनियों के साथ रहता है, समूह बनाकर भी रहते हैं। ये सब घनेरी झाड़ियों के बीच जमीन पर घोंसला बनाते हैं, जिन्हें पत्तियों और डंडियों से बनाते हैं। ये रात को ये घने पेड़ों की डालियों पर खड़े खड़े ही सो जाते हैं। दोस्तों, मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच अंडे देती है। एक बार में वो 3 से 5 अंडे दे देती है। अंडा देने और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी अकेली मोरनी की होती है। अंडे से चूजे निकलने में 25 से 30 दिन निकलते हैं। बचपन में नर और मादा मोर की पहचान मुश्किल होती है। 1 साल का होने के बाद नर की पूंछ लंबी होने लगती है। मोर के बच्चों का थोड़ा बड़े होने के बाद उनके सर पर कलकी आती है। दोस्तों, नवजात मोर का जन्म के समय वजन लगभग 100 से 125 ग्राम के बीच होता है। मोर का बच्चा अपने जन्म के 1 दिन बाद ही चलने फिरने और भोजन करने लायक हो जाता है। नर मोर जन्म के बाद करीब 6 महीनों तक दिखने में मादा मोर की तरह होते हैं। 6 महीने के बाद उनमें हार्मोन्स बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मगर नर मोर की कलकी और पूंछ 3 साल के बाद आती है। दोस्तों, मोर की अगर भोजन की बात करें तो मोर मुख्य रूप से घास, ज्वार, बाजरा, ज्वार, चने, गेहूं, मक्के जैसे अनाज खाते हैं। ये बैंगन, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां भी खाते हैं। अनार, केला, अंगूर आदि भी उनके प्रिय भोजन है। मोर कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकली, सांप आदि का भोजन भी बड़े चाव से करते हैं। ये सांपों के बड़े दुश्मन होते हैं। ये कहावत है कि जहां मोर की आवाज सुनाई देती है वहां नाग भी नहीं जाता। दोस्तों, मोर भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। मोर का महत्व भारत की संस्कृतियों से जुड़ा है। बहुत पहले प्राचीन हिंदू धर्म में इंद्र की छवि मोर के रूप में चित्रित की गई थी। भगवान कृष्ण तो अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। दक्षिण भारत में मोर भगवान कार्तिकेय के वाहन के रूप में जाना जाता है। वो इस्लामिक धार्मिक इमारतों की नक्काशी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई पुरानी इमारतों में आज भी इस तरह के डिजाइन वाले काम देखे जा सकते हैं। ईसाई धर्म में भी मोर का विशेष स्थान है। इसे भी उद्यान का प्रतीक माना जाता रहा है। इसके अलावा भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य मोर की नृत्य की ताज पर होते हैं, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में मोर का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, मोर एक ऐसा पक्षी है जो कई मादाओं से संबंध बनाता है। एक शक्तिशाली मोर कई मोरनियों से संबंध बना सकता है। हालांकि हरे रंग का मोर एक ही मोरनी के साथ संबंध बनाता है। यहाँ तक कि कहीं बाहर जंगली मोरनी मोर के साथ संबंध बनाने को लेकर दूसरी मादा के साथ झगड़ा भी करती है। कई बार मोरनी मोर से लगातार संबंध बनाती है ताकि दूसरी मादाओं से उसे दूर रख सके। वसंत का महीना मोर मोरनी के प्रजनन का महीना माना जाता है। खासतौर से वसंत के आधा गुजर जाने के बाद मोर संबंध बनाते हैं। इस दौरान मोर कुछ खास जगहों पर प्रजनन करते हैं, जहां मोर मोरनी को रिझाने के लिए सेक्स करने की आवाज निकालते हैं और अपने पंख फैलाकर नाचकर मोरनी को बुलाते हैं। मोरनी मोर के पंखों से आकर्षित होकर वहां पर आ जाती है। मोरनी कई मोरों के पास जाकर अपने लिए बेहतर साथी चुनती है और संभोग करती है। दोस्तों, भारतीय मूल व्यापक रूप से दक्षिण एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं और भारत के कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक और कानून दोनों के द्वारा संचालित हैं। मोरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। इस पक्षी का मांस के लिए अवैध शिकार किया जाता है, जिसके कारण भारत के कुछ भागों में इनकी संख्या कम होती जा रही है। वैसे दोस्तों, भारत के कुछ हिस्सों में यही पक्षी उपद्रव करते हैं। कई जगहों पर फसलों और कृषि को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बगीचे और घरों में भी इनके कारण समस्याएं होती है, जहां वे अपने पौधे और अपनी छवि को दर्पण में देखकर तोड़ देना चाहते हैं। चोंच से कारों को खरोंच देना या उन पर गोबर छोड़ देते हैं। ये कई शहरों में जंगली मोर कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसका मुख्य कारण नागरिकों को शिक्षित करना और उनमें जागरूकता लाना है, जिससे मोर को शिक्षा प्राप्त हो। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रीक और रोमन देश के लोग मोर को देवी हीरा से जुड़ा हुआ मानते हैं। भारत के सबसे बड़े प्राचीन साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर ही था। चंद्रगुप्त काल में मौर्य सम्राट के राज्य में भी सिक्के चलन में थे। उसके एक तरफ मोर का चित्र छपा होता था,
बादशाह सिकंदर मोर का बहुत शौकीन था। बताया जाता है पहली बार सिकंदर ही मोरों को लेकर यूनान गया था। उसके बाद ही मोर पूरी दुनिया में पाए जाने लगे। बताया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां जिस गद्दी पर बैठता था, उस गद्दी की रचना ऐसी थी कि दोनों मोर के बीच शाहजहां की गद्दी और पलंग फैलाए गए। इस गद्दी को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। दोस्तों, ताउस अरबी भाषा का शब्द है। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में मोर को देवी हीरा से जुड़ा हुआ मानते हैं। प्राचीन काल में मोरनी को अमरता का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मोरनी का शरीर मरने के बाद नहीं सड़ता। मोर ईसाई धर्म में चित्र ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसे शाही में डुबोकर लेखन किया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।